हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जेई एडवांस्ड का पीवाईक्यू नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर होगा। और इसमें हम 3 साल का लास्ट 2023, 20 और 2018 का कुछ क्वेश्चंस लेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस है जो हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो आप देख सकते हैं। और उसके बेसिस फिर हम लोग वंस अगेन हमारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, काफ़ी समय हो गया था एडवांस पे हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसके बाद हम आपका जेई मेन का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, बिकॉज आपका मेंस का सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में होने वाला है और एडवांस का इस साल मई में होने वाला है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब से फिर से हम लोग अपना पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड बहुत जल्द हम अब नेट का भी पीवाईक्यू को भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का आज का ये पहला लेक्चर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो चलिए देखते क्या है। 2023 में ये पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें बताना है हमें कि इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लाइक इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा। सिमिलरली अगर आप इस प्रॉब्लम में भी देखिए, 2020 में पूछा था, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर जस्ट आपको डायस्टीरियोमर या आइडेंटिकल इनांशियोमर पूछ रहा है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन से पूछ रहा है क्वेश्चन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि वो आपको प्रोडक्ट के जगह उससे बनने वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पी का, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। तो हम लोग वर्ड रूट पकड़ते हैं, पहले हम लोग पेंटेन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे इथाइल करा तो हम इथाइल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ओके। एंड 1 पे ब्रोमो है तो 1 पे ब्रोमो दे दिए। तो ये हो गया हमारा किस में, पी का है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ईटी के जो कार्बन है वहाँ स्टीरियो सेंटर है, बट 1 पे स्टीरियो सेंटर नहीं है। और हमें इसका रिएक्शन कराना है NaOH SN2 मैकेनिज्म। सो हम OH माइनस लिख रहे हैं और SN2 की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, जिस सेंटर पे हम लोग रिएक्शन कराते उसी का स्टीरियोकेमिस्ट्री से मतलब है। यहाँ पर हमें रिएक्शन कराना 1 पे, और 1 देखिए क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं है, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, इसलिए कायरल सेंटर है ही नहीं। जब कायरल सेंटर है ही नहीं तो इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें क्या मतलब है, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस सेंटर पे रिएक्शन हो नहीं रहा है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज भी नहीं होता है। सो अगर हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आर कंसीडर करते हैं, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, बट ज़रूरत तो है नहीं। और यहाँ तो स्टीरियो सेंटर है ही नहीं, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ET एज इट इज़ रह जाएगा। अगर इस केस में हम मान लेते हैं एबव द प्लेन है, इसको आप एबव ही रखेंगे और Br की जगह जस्ट आप OH दे देंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला सेंटर जिससे Br लगा हुआ है वहाँ स्टीरियो सेंटर है नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहाँ पे ET लगा है वो स्टीरियो सेंटर है, बट वहाँ तो रिएक्शन हो नहीं रहा, इसलिए उसका स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगा नहीं, यानी ये अभी भी Br रहेगा। इसलिए P में जो फॉर्म करेगा वो रिटेंशन हो जाएगा। आई बिलीव अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी हमें साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन सी गलत। अब हमें बी और डी में से बताना है। अब देखिए क्यू की बात करते हैं। वंस अगेन वर्ड रूट पकड़ते हैं, क्या दे रखा है, पेंटेन। हम ड्रॉ कर रहे हैं पेंटेन। 1 2 3 4 5, हमेशा नंबरिंग कीजिए, ये सेफर साइड होता है। 2 पे ब्रोमीन कह रहा है, हम ब्रोमीन लगा दिए। अब देखिए, अब ये मेरा हो गया स्टीरियो सेंटर, क्लियर है। अब यहाँ पे SN2 कराना है, और आप पढ़े ही हैं SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अगर हम मान लेते हैं ये R है, देखिए वंस अगेन हम कह रहे हैं R, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रैंडम बोल रहे हैं ना। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Br एवब था तो इनकमिंग ग्रुप बिलो आ जाएगा, तो ये R था तो ये S हो जाएगा। इसका हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप चाहे कैलकुलेट करके दे सकते हो सकता है ये S हो या R हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा की कंसर्न है स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या चेंजेस आएगा, तो ये R से S हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हमारा 1 में दे रखा हुआ है। तो सेकेंड केस में Q का 1 है और इसमें Q का 4 है, तो हमें पता चल गया कि D भी नहीं होगा और हमारा आंसर C हो जाएगा। बट सिंस हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं
तो एक एक करके बाकी दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप समझ गए P और Q का केस। अब R की बात करते हैं, R को हम इधर ड्रॉ करते हैं। वंस अगेन पकड़िए, हेक्सेन है तो हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन हो गया। 3 पे मिथाइल कह रहा है, हम मिथाइल ड्रॉ कर दिए। 3 पे ब्रोमीन कह रहा है, हम ब्रोमीन ड्रॉ कर दिए। अब आप देखिए ध्यान से, स्टीरियो सेंटर है, मिथाइल है, ब्रोमीन है, ये ओवरऑल ग्रुप इथाइल है, ये प्रोपाइल है ना। और ये कैसा है, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री और कह भी रहा है SN1। अगर नहीं भी कहता तो हम SN1 मान के ही चलते। तो हम जानते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ आप इथाइल लगा दीजिए, यहाँ प्रोपाइल लगा दीजिए, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए। और कार्बोकैटायन है तो ये इस तरह से प्लैनर मॉलिक्यूल होता है, एबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है, यानी रेसमिक मिक्सचर बनता था और रेसमिक मिक्सचर बन रहा है यानी मिक्सचर ऑफ इनांशोमर हो जाएगा। इसलिए R का आपका 3 हो जाएगा, जो कि आप देख भी रहे हैं। और S तो और इजी है, देखिए जो 1 में अभी आपको बताए सेम कॉन्सेप्ट S में लगेगा। कैसे, समझिए। देखिए ये मिथाइल ग्रुप पे कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो अगर इसका स्टीरियो सेंटर पे अगर मान लेते R है, तो प्रोडक्ट में भी जो निकल कर आएगा, यहां से मान लेते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा, ये भी एज इट इज मिथाइल अबव रहने दीजिए, ये भी R रह जाएगा। बट ये Br सेंटर पे रिएक्शन होगा, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, ये वंस अगेन SN1 बता रहा है, तो एक केस में वो R बन के निकल कर आएगा, जो कि हम यहाँ पे लगा देते हैं सेफ, और आपका इसकी जगह OH लगा दीजिए, तो ये R रह गया। और सेकेंड केस में ये S बन जाएगा, तो यानी एक R है, दूसरा भी R है, बट एक R रह गया और दूसरा S हो गया। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम रिपीट करें या कंक्लूड करें, कॉन्सेप्ट यही है, जिस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप P और S से ये चीज समझ गए होंगे। और ऐसे केस में ये डायस्टीरियोमर कहलाता है, इसलिए S का आंसर आपका मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर यानी 5 हो गया। क्लियर है। सो आई बिलीव इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको डेप्थ में एनालिसिस समझ में आ गया होगा। सेम तरीका यहाँ है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बना के स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना था, यहाँ हमें जस्ट चेक करना है। यहाँ पर देखिए D का दे रखा है फिशर प्रोजेक्शन, और इसी का क्या कह रहा है, आइसोमर दे रखा है PQRS, इसी D का आइसोमर, यानी ये सारे आइसोमर्स है। तो हमें बताना है ये D इराइथ्रोज और ये PQRS में क्या रिलेशन है। वंस अगेन दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप इन PQRS को फिशर प्रोजेक्शन में बदल दीजिए और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका RS कन्फिग्रेशन है। तो चलिए RS कन्फिग्रेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, RS कन्फिग्रेशन लिखना है। तो आई बिलीव आपको CIP रूल समझ में आता होगा, तो उसको हम फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम है नंबरिंग, OH का 1 हो जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें जिससे CHO लगा है, तो OH का 1 हो गया। सेकेंड में देखिए अब CHO में यहाँ पे C लगा है, यहाँ पे भी C लगा है। नेक्स्ट केस में O लगा है, यहाँ पे एक्चुअली C डबल बॉन्ड O है, तो इसको आप तोड़ के इस तरह से लिख सकते थे, यानी 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी CHO वाला ग्रुप आपका सेकेंड हो गया। वंस अगेन आई एम कंसिडरिंग आपको CIP रूल आ रहा है, जिसके बेसिस पे आप RS कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको बताने चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे CHO सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर अब बच गया मेरा ये ग्रुप एज ए थर्ड हो गया। तो कैसे जा रहा है देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी S, बट हाइड्रोजन का है हॉरिजॉन्टल पे यानी पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 वाला मेरा यहाँ पे जिससे CHO लगा है उसका कन्फिग्रेशन R हो गया। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट कार्बन का भी अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो वंस अगेन आप देखिए OH है, H। सिमिलरली अगर हम एक बार कलर चेंज कर दें, ठीक है, इसका देखिए नंबरिंग 1 हो जाएगा। वंस अगेन अब देखिए ये एज ए होल ग्रुप हमें जज करना है, और तीसरा ग्रुप ये है। तो वंस अगेन देखिए इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, इससे हाइड्रोजन है, इससे हाइड्रोजन है, कॉमन है, इससे OH है लगा हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन आ गया, और इस कार्बन से नेक्स्ट एक OH लगा हुआ है। बट अभी इस कार्बन से एक कार्बन लगा है, बट इससे एक हाइड्रोजन लगा है, यानी प्रायोरिटी में अब ये आगे आ जाएगा, यानी ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। वंस अगेन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज S, बट हाइड्रोजन पास में, तो क्या हो गया R, यानी हमें समझ में आ गया दोनों ही R है। तो अब आप समझिए जिस CHO, यानी हम बगल में लिख देते CHO वाला कार्बन जो कि R है, और CH2OH वाला कार्बन भी R है। अब हम क्या करते हैं, हमारा कैलकुलेट करते हैं इस केस में। तो देखिए यहाँ पर अब हमें P में चेक करना है। P में देखिए वंस अगेन 1 हो गया OH वाला। अब देखिए
हम यहाँ पर CHO इसलिए लिखे ताकि अब फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। जिससे CHO लगा हुआ है वो वाला सेकंड है, तो यानी फर्स्ट OH है तो CHO सेकंड हो गया, और ये एज ए होल ग्रुप क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो यानी कैसे जा रहा है, देखिए थर्ड लिख देते हैं, क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज R, और हाइड्रोजन पीछे ही है, तो यानी अगर हम P की बात करें तो ये R है CHO वाला, और दूसरा साइड हम लिखते हैं CH2OH। सिमिलरली अगर आप इधर की बात करेंगे तो इधर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वंस अगेन ये OH1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर OH1 है। सेकंड आपका देखिए ये CHO वाला होल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में CHO वाला होल ग्रुप मेरा सेकंड हो जाएगा और थर्ड मेरा CH2OH हो जाएगा। तो अब ये कैसे जा रहा है, वंस अगेन ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी S, और आपका हाइड्रोजन जबकि पास में है तो क्या हो गया R, यानी इसका आंसर हो जाएगा RR। यानी P की बात करें तो P आपका आइडेंटिकल है, यानी आंसर सेकंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन B नहीं होगा। सिमिलरली आप Q को भी सॉल्व करेंगे, Q में भी वंस अगेन आप देखिए क्या है, यहाँ पर OH1 हो गया, CHO सेकंड हो गया, ये पूरा ग्रुप एज ए थर्ड हो गया, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या हो गया R, बट हाइड्रोजन पास में है तो क्या निकल कर आ गया S। उसी तरह अब आप इधर सॉल्व कीजिए, एक बार हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए रहने देते, इरेज करेंगे तो सब गायब हो जाएगा, यहीं से देखते हैं। वंस अगेन इस OH को पकड़ेंगे, अब बस ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, वन होल CHO ग्रुप एज अ सेकेंड एंड दिस वन एज अ थर्ड, कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन पीछे ही है, यानी ये हो जाएगा R। तो सेकंड में हमें दिख गया कि Q के केस में S और R जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए था क्या मेरा मॉलिक्यूल RR था, तो P के केस में RR रह गया, यानी ये आइडेंटिकल है। Q के केस में SR हो गया, यानी एक चेंज हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस को क्या कहेंगे, डायास्टीरियोमर। ये हो गया आइडेंटिकल। लाइकली आप इसमें भी सॉल्व कीजिए, वंस अगेन देखिए OH फर्स्ट, दिस वन एज सेकेंड, होल ग्रुप एज अ थर्ड, तो कैसे जा रहा है R क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन पीछे ही है, यानी ये हो गया R। बट अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे, आई नो ये थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पर, बट अगर आप मेरे वर्ड्स को और एरो को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। ये OH क्या हो गया 1, ये होल ग्रुप एज अ सेकेंड, और दिस वन एज अ थर्ड, तो ये कैसे जा रहा है S, और हाइड्रोजन बैक साइड भी है, तो ये क्या हो गया S। सो वंस अगेन ये भी क्या हो गया आपका डायास्टीरियोमर। तो हमें दिख गया है डायास्टीरियोमर 1 में है, तो यानी Q और R में 1 1 आएगा, तो आपको देखिए ऑप्शन C में दे रखा हुआ है, और ऑप्शन आई बिलीव हाँ एक ही में दे रखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका क्या, देखिए ओके टाइम भी जा रहा है तो देखते हैं। तो इसलिए हमें साफ दिख गया कि P में आपका हो जाएगा 2, P का हो गया 2, बिकॉज P में क्या बन रहा है आइडेंटिकल, और Q और R में क्या बन रहा है डाया, जो कि 1 का है, यानी 2 1 1। देखिए किस ऑप्शन में है, 3 1 1 गलत, 2 3 3 गलत, 2 3 2 गलत, 2 1 1 सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। इसी तरह आप S को भी सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। तो आई बिलीव इन दोनों प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया है कि एसएन सब्सटीट्यूशन में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या तो आपको प्रोडक्ट बना के आपको चेक करना है, या तो आपको डायरेक्टली कंपेयर करना है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमें बताना है कि ये जो आपका दे रखा हुआ है इसका रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमें ग्राफ कंपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें मालूम होना पड़ेगा क्या ये SN1 है या SN2 है। तो हम जानते हैं 3 डिग्री है ये, और 3 डिग्री में क्या होता है SN1 होता है, और SN1 होता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, और सबस्ट्रेट मेरा P है, तो हम यहाँ लिख देते हैं P। और क्या कह रहा है, P0 इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, तो रेट हमारा P0 पर डिपेंड करेगा, और इस ये पैरेलल का मतलब है कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज इसलिए ये B नहीं होगा। अब आप देखिए अगर आपको याद हो, ये ऐसे याद ही रखिए, 0.693/K इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ रिएक्शन, आई मीन T हाफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ कंसंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं है, यानी इसलिए हमारा ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बट अब सी और डी में हमें कैसे कंपेयर करना है, इसके लिए प्रॉपर आपको रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता था, R बराबर K, और R को आप क्या लिख सकते हैं माइनस DA/dt बराबर K। ये हमको एक्चुअली मतलब ये
आई मीन डिनोशन हम हमेशा ए से करते इसलिए मेरे लिए ए ही ईजी रहता है, इसलिए हम ए लेके चल रहे हैं, लास्ट में हम पी से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई ए बराबर के डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए ए नॉट से ए टी तक, इनिशियल ए नॉट है, फाइनल ए टी है, 0 से टी तक। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, तो हम यहाँ एल एन ए लिखते हैं। माइनस को हटाने के लिए हम लिमिट एक्सचेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी ए नॉट बराबर के टी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनली एल एन ए नॉट बराबर बाई ए टी बराबर के टी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ए नॉट बाई ए टी हम लिख सकते हैं ई टू द पावर के टी के फॉर्म में। अब आप देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए नॉट माने हैं और यहाँ मेरा पी नॉट दे रखा है, तो हम ए नॉट की जगह पी नॉट डाल देंगे और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह हम आपका क्या डाल देंगे, ये आई मीन लाइक क्यू दे सकते हैं जो कि फाइनली बन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई ए टी की जगह हम लिख सकते हैं इसको पी नॉट बाई क्यू एंड दैट इज आवर ई टू द पावर के टी। अब आप देखिए यहाँ पर हमें बताना क्यू बाई पी नॉट का और हम निकाल रहे पी बाई क्यू, पी नॉट बाई क्यू का। तो अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, क्यू बाई पी नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये माइनस के टी के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमें साफ दिख रहा है ये ग्राफ उड़ते हुए नहीं, ग्राफ ऐसे घटते हुए जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। इसी तरह अगर आप डी को सॉल्व करेंगे तो डी में भी आपको ग्राफ घटते में निकल कर आएगा, इसलिए डी भी नहीं होगा। अगर आपको हम डी सॉल्व करके दिखाएं तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ इस स्टेप को फॉलो कीजिए, यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एल एन ए नॉट बाई ए टी बराबर के टी, ठीक है। हमें P लिखना है तो एल एन ए नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट, और ए टी की जगह हम क्या लिखे थे, Q, और बेसिकली Q को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है, इनिशियली मेरा पी नॉट था और इसमें से कुछ घटा P जो कि मेरा Q निकल कर आएगा। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें P के टर्म में बताना है, इसलिए हम Q के जगह पी नॉट बाई पी लिख सकते हैं, पी नॉट बाई पी लिखेंगे, अगेन के टी। जब आप इसको पूरे को फिर से सॉल्व करेंगे, लाइक कैसे सॉल्व करेंगे, वंस अगेन पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी बराबर ई टू द पावर के टी, और इसको आई मीन पी नॉट से पी नॉट डिवाइड करेंगे तो आपको साफ साफ निकल कर आएगा कि वंस अगेन ये निगेटिव के टर्म में आएगा, यानी ये बढ़ेगा नहीं, रादर ये घटेगा, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होता था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डेप्थ एनालिसिस चाहिए, कंपिटिटिव रिएक्शन, यानी कब SN2 होगा और कब E2 हो जाएगा, कब SN1 होगा कब E1 हो जाएगा, बस इसी का खेला है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये बेस है P में और ये अल्काइल हैलाइड है। अगर आप जेई में इनका PYQ सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, PYQ नहीं, आई मीन प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज, तो वहाँ हम बताए थे कि अगर एलिमिनेशन कराना है तो अगर हम बेस छोटा बेस लेते, अगर OET लेते थे तो वहाँ पर सेटजे बनता था, लेकिन बड़ा बेस लेने लगते थे तो हॉफमैन बन जाता था। बट यहाँ तो कोई वैसा इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ तो बनेगा एक ही तरह से, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो खैर कहना यही चाह रहे थे कि देखिए ये 3 डिग्री है और एलिमिनेशन में हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो P में हमें साफ साफ दिख रहा है एलिमिनेशन होगा, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से H है, ये माइनस O माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, गया निकल गया, यानी जो कि आपको दिख रहा है 4 बनेगा। तो आपका देखिए P में 2 प्रोडक्ट बता रहा है, तो दूसरा क्या पॉसिबल होगा, ये OH बन के रह जाएगा जो कि आपका 1 दे रखा हुआ है। तो P में आपका हो गया 1,4 जो कि B और C में दे रखा हुआ है, तो A गलत और D गलत। अब हमें देखना है Q का। Q में देखिए आपको मालूम ही है ये क्या है, ईथर का हाइड्रोलाइसिस है, तो अगर हम इसको लिखें OMeH पॉजिटिव, और आपको मालूम ही है नेक्स्ट स्टेप में इधर से बॉन्ड टूटेगा बिकॉज ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लस MEH बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपका Br माइनस अटैक कर देगा, जिससे कि आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जो कि आपका 2 दे रखा हुआ है, तो इसलिए आंसर नेक्स्ट 2 है। और 1 में आपको क्या कह रहा है, 1 में ये दे रखा है, इसका मतलब वो इधर से तोड़ना चाह रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज अच्छा कार्बोकेटाइन यही बनेगा, इसलिए P का दिख गया 1,4, Q का 2। लाइकवाइज अब अगर आप यहाँ R की सॉल्व करेंगे तो यहाँ OMe माइनस है और यहाँ पे वंस अगेन आपका 3 डिग्री है, तो हमें मालूम है OMe माइनस है और 3 डिग्री है, तो SN2 के जगह ये आपका E2 चला जाएगा, तो वंस अगेन OMe माइनस आया और ये आपका एलिमिनेशन कर देगा जो कि अगेन 4 बनेगा।
सिमिलरली अब आप यहाँ पर देखिए एस की बात करेंगे तो आपको याद आ रहा है ये किस तरह का रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें बड़ा वाला बेस लेते थे और छोटा वाला अल्काइल हैलाइड O माइनस आके अटैक करेगा, ब्रोमीन निकाल देगा, जिससे कि आपका 3 बनेगा, इसलिए आंसर 3 है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? तो यही कुछ क्वेश्चंस थे एंड लास्टली हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी बहुत सारा ढेर सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किससे स्टार्ट करेंगे। एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शंस के थ्रू कि सारा ही OH है और हमारा रिएजेंट दे रखा है Br3। तो आप पढ़े ही होंगे ROH से RBr बनाना है तो हम लोग कई सारा रिएजेंट यूज करते हैं लाइक PbR3 यानी PX3 या SOCl2। तो यहाँ हमें PbR3 दे रखा तो इसी की बात करते हैं। तो ये किस तरह से मैकेनिज्म जाता था, याद कीजिए SN2 मैकेनिज्म होता था। ठीक है, अब जैसे ही Br बन गया हम लिखते हैं यहीं पे SN2 लिख देते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में I माइनस देंगे, I माइनस भी क्या करेगा, इसको अटैक करके इसको निकाल देगा। वंस अगेन ये भी SN2 जाता था और थर्ड स्टेप में फिर से N3 माइनस है, N3 माइनस फिर आके अटैक करके इसको निकाल देगा, जिससे कि RN3 बनता था, ये भी SN2 है। तो आप साफ साफ देखिए 3 बार SN2 जा रहा है। तो 3 बार SN2 जा रहा है तो यानी 1 बार इन्वर्जन, 2 बार इन्वर्जन, यानी ओवरऑल रिटेंशन हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक इन्वर्जन। यानी आप ऐसे समझिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर आप ऐसे समझिए ऑड टाइम्स SN2 जा रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगा, इवन टाइम्स SN2 जा रहा है तो रिटेंशन हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, हम एक बार चेंज किए फिर एक और बार चेंज किए, अगर ये R था R से S हो गया, वापस से R हो गया, तो एक बार 2 बार, तो 2 बार करने पे तो सेम रह जा रहा है। जब एक और तीसरी बार करें यानी थर्ड टाइम दैट इज ऑड टाइम, तो R से वापस क्या हो गया, S हो गया। तो तरीका यही है, आप एक ऑब्जर्वेशन सीख सकते हैं कि 3 बार SN2 हो रहा है, यानी यहाँ जो भी दे रखा है उसका उल्टा इधर प्रोडक्ट में होगा, आई मीन रिएक्टेंट में होगा। तो यानी अगर ये बिलो द प्लेन था तो ये बिलो नहीं होगा, रेदर एबव होगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये एबव था तो 3 बार SN2 कराने के कारण ये बिलो चला जाएगा, या ये बिलो था तो 3 बार SN2 कराने के कारण ये एबव चला जाएगा। तो यही एक ऑब्जर्वेशन है, आप पहला चीज आप ये सीख लिए। अब दूसरा चीज यहाँ पर जो एक चीज सीखने वाली बात है कि अब क्या बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब आप समझिए प्रोडक्ट में देखिए इसका ये जो 5 मेंबर रिंग दे रखा है ये ऊपर की ओर है, ये वाला, इसलिए हमें यही आंसर बी मिलेगा। डी क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमें जब कभी भी स्ट्रक्चर लिखना होता है तो स्ट्रक्चर को प्रॉपर ओरिएंटेशन लिखना होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग जिग जैग लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। से फॉर अगर हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 और हम 5 ऐसे कर दे रहे हैं, तो हम लोग उतना नहीं आइडिया लगता था कि अरे ऐसा हम क्यों कर दिए। लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दे देंगे तब अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, अच्छा ये ई होता था और अब ये जेड बन गया। तो स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए हम इसको ऊपर ही रखना था ये वाला इसका मुंह, तो अगर हम इसको यहाँ से अगर हम 1 पकड़े 2 पकड़े और इसको इन्वर्ट करके अगर हम इस तरह से लिखने की कोशिश करें, लाइक 2 को ऊपर ले जाना 1 को नीचे, 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो इस क्रम में क्या होगा, ये बेसिकली इस तरह से अपसाइड डाउन 180 डिग्री रोटेशन के कारण OH एबव था तो OH बिलो चला जाएगा, और ये AME एबव था तो ये ME भी बिलो चला जाएगा। तो हमें देख रहा है ये Na3 बिलो था और यहाँ पे भी बिलो ही निकल कर आ गया, इसलिए इसका डी नहीं होगा और हेंस सिर्फ और सिर्फ बी होगा। सो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे जिसमें हम इतना समय ले लिए। बट आई बिलीव इतना समय लेने के कारण आपको एक प्रॉपर एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते कि हाँ एसेंट आई मीन सब्स्टिट्यूशन पे किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, लाइक कन्फिग्रेशन पे पूछ रहा है और यहाँ पर एक बार ही पूछा ये इस तरह से, और बाद बाकी फिर से कॉम्पिटिटिव रिएक्शन और वंस अगेन यहाँ पर वंस अगेन कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे आपका एडवांस का, और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट अपलोड करेंगे अब हम जेई मेन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसको भी कंटिन्यू करना है। एंड फॉर द नेट गाइज एंड गर्ल्स बहुत जल्द आपका भी PYQs भी हम अपलोड करने वाले हैं। सो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।